हड्डियों के फ्रैक्चर को लेकर लोगों में ढेर सारा कंफ्यूजन है कि हड्डियां प्लास्टर से जुड़ती हैं या इसके लिए सर्जरी जरूरी है या प्लेट्स और रोड के जरिए ही फ्रैक्चर जोड़ा जा सकता है। इन तमाम कंफ्यूजन को दूर करता है डॉक्टर सुहेल खान का आज का इंटरव्यू। आप भी द हेल्थ टॉक विद सुहेल खान देखिए और अपने तमाम सवालों का जवाब हासिल कीजिए। नाज़रीन आदाब, मैं साहिद खान आपके साथ सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ हमारे प्रोग्राम टॉक विद डॉक्टर सुहेल खान। आज हमारे साथ एक बार फिर डॉक्टर सुहेल मौजूद हैं और आपसे जुड़े जितने भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो इश्यूज़ हैं, उनको लेके मैं एक बार फिर इनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूँगा और इस दौरान आपके हम सवाल भी लेंगे। डॉक्टर सुहेल, हमारे प्रोग्राम टॉक विद डॉक्टर सुहेल खान में आपका स्वागत है। पिछली बार हमें बहुत सारे व्यूवर्स ने फ्रैक्चर्स के बारे में कुछ अपनी कंप्लेंट्स की और कुछ में कॉम्प्लिकेशंस ये है कि वो डरते भी हैं और इसके बारे में सही जवाब पाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, फ्रैक्चर एक्चुअली में कितने टाइप्स के फ्रैक्चर्स होते हैं और किन लोगों में ज़्यादा होते हैं? फ्रैक्चर्स ये बहुत ही कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है। जनरली फ्रैक्चर्स जो होते हैं बच्चों में काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि खेल कूद करते हैं, और बूढ़े लोगों में होते हैं क्योंकि ऑस्टियोपोरोटिक यानी हड्डी जो है वो कमजोर रहती है। इसकी वजह से बूढ़े लोगों में और बच्चों में फ्रैक्चर ज्यादा पाए जाते हैं। दो टाइप के फ्रैक्चर्स रहते हैं, एक ओपन फ्रैक्चर्स रहता है, एक क्लोज्ड फ्रैक्चर रहता है। क्लोज्ड फ्रैक्चर मतलब फ्रैक्चर हुआ रहता है बट स्किन जो रहती है वो इंटैक्ट रहती है, यानी हड्डी जो है वो स्किन के अंदर रहती है और कोई जख्म नहीं होता है पेशेंट को। ओपन फ्रैक्चर्स का मतलब है कि हड्डी बाहर दिखना शुरू होती है, यानी स्किन में इतना जख्म हो जाता है कि हड्डी एटमॉस्फेयर को, एयर को एक्सपोज हो जाती है। तो ऐसे दो टाइप के बेसिक फ्रैक्चर्स है। फिर क्लोज फ्रैक्चर्स में भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे हेयरलाइन फ्रैक्चर्स रहते हैं जिसमें फ्रैक्चर्स हड्डी हिली नहीं रहती है, हड्डी एकदम जगह पे रहती है। फिर डिस्प्लेस फ्रैक्चर्स रहते हैं जिसमें हड्डी हिल जाती है। तो ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर्स है और बहुत सा कॉमन जो फ्रैक्चर लोड है वो बचपन में और बूढ़ापन में होता है। अच्छा, ये पहले लोग प्लास्टर किया करते थे, बड़े बड़े मोटे मोटे प्लास्टर, उसमें मैं भी कभी कभी सिग्नेचर करते, अक्सर लोग करते हैं। अब आजकल प्लास्टर भी करने के बाद सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ रही है लोगों को? क्या कुछ मौसम चेंज हुआ या लोगों की हड्डियों की बनावट चेंज हो गई? क्या इशू हो गया? देखिए, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन रहता है लोगों को ये रहता है कि प्लास्टर करने से हड्डी जुड़ती है या प्लेट करने से हड्डी जुड़ती है या रॉड बिठाने से हड्डी जुड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली हड्डी जुड़ती है जब दो फ्रैक्चर के जो एंड्स रहते हैं, यानी जहां फ्रैक्चर हुआ रहता है उसको एक ही जगह पे बिना हिले अगर हम 1.5 से 2 महीना रखते हैं तो ये नेचुरल कुदरती प्रोसेस है कि हड्डी जुड़ने वाली है। अब वो दोनों एंड्स को आप किस तरह से रखते हैं, आप प्लास्टर में भी रख सकते हैं, आप उसको प्लेट लगा के भी रख सकते हैं, रॉड बिठा के भी रख सकते हैं, अलग अलग टाइप से। बहुत सारे बार एक्सटर्नल फिक्सेटर बोलते हैं जहां पे रिंग्स आते हैं, बाहर से ही रॉड दिखते हैं। इस तरह से भी हड्डी के दो एंड्स को करीब रखा जाता है। अगर दो एंड्स करीब है तो हड्डी जुड़ेगा। हड्डी जुड़ने के लिए ये सब चीजें की जाती है बट वो उसको सिर्फ जगह पे रखने के लिए। हड्डी जुड़ना ये कुदरती काम है, ये नेचुरल है। हर एक का हड्डी जुड़ना बोन बॉडी खुद बनाती है। हम जो खाना खाते हैं, जो प्रोटीन्स लेते हैं, जो विटामिन लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, इससे हड्डी जुड़ती है। अभी पहले के जमाने में क्या था, प्लास्टर्स लगते थे क्योंकि पहले ऑर्थोपेडिक इतना एडवांस नहीं था। तो प्लास्टर एक ही तरीका था हड्डी जुड़ने के लिए। बट प्लास्टर्स में एक कॉम्प्लिकेशन ये था कि बहुत दिनों तक जब हम प्लास्टर रखते थे, माने 1.5 महीना 2 महीना प्लास्टर रखते थे, जब प्लास्टर निकालते थे तो जॉइंट्स स्टिफ हो जाते थे, यानी हड्डी हिलना, जॉइंट्स हिलना मुश्किल हो जाता था। दूसरी चीज ये थी कि प्लास्टर्स में हड्डी हम सही तरीके से पूरा 100% नहीं बिठा पाते थे। अच्छा, जैसे 90%, 80%, 75% हड्डी खींच के बिठा दिए, बट प्लास्टर के अंदर भी जैसे ही सूजन कम होता था तो अंदर के अंदर हड्डी हिलना शुरू हो जाती थी, प्लास्टर के अंदर भी। तो बहुत से बार ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते थे कि प्लास्टर लगाने के बावजूद भी हड्डी नहीं जुड़ी, या हड्डी जुड़ी बट टेढ़ी जुड़ी, हड्डी सीधी भी जुड़ी है बट जॉइंट मूव नहीं कर रहे हैं। तो प्लास्टर रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हुए। तो सर्जरी मतलब क्यों, किस पोजीशन में की जाती है और प्लास्टर से बेहतर क्यों सर्जरी है? अगर बचपन में किसी को फ्रैक्चर होता है तो सबसे जो कॉमन ट्रीटमेंट है दैट इज प्लास्टर। वो इसलिए क्योंकि बच्चों की जो हड्डी रहती है उसमें जुड़ने की जो कैपेसिटी रहती है वो ज्यादा रहती है।
1 महीने में या 21 दिन में भी बच्चों की हड्डी जुड़ जाती है। तो प्लास्टर लगाने के बाद जब प्लास्टर खोलते हैं तो बच्चों का जो मूवमेंट है वो पूरी तरीके से वापस आ जाता है। अगर मान लो हड्डी थोड़ा सा टेढ़ा भी जुड़ता है तो ग्रोइंग एज रहता है, वो अपने आप हड्डी सीधी हो जाती है जैसे जैसा बच्चा बढ़ता है। बट जो एडल्ट एज है, जैसे 15 साल 16 साल के बाद अगर कोई फ्रैक्चर हो रहा है, कहीं पे भी फ्रैक्चर हो रहा है, तो प्रेफर्ड ट्रीटमेंट आज का ये है कि उसमें सर्जरी करते हैं। सर्जरी इसलिए करते हैं क्योंकि प्लेट अगर हम लगा रहे हैं या रॉड बिठा रहे हैं तो हड्डी हम 100% सही तरीके से जोड़ सकते हैं। प्लस पेशेंट को प्लास्टर लगाने की जरूरत नहीं, यानी जो वर्किंग क्लास पब्लिक है वो डायरेक्टली वर्क शुरू कर सकता है। हेवी वर्क नहीं, बट जिसको कंप्यूटर पे काम है, मोबाइल्स पे काम है या क्लेरिकल जॉब है, वो आराम से ऑपरेशन के बाद भी 10-15 दिन में ही अपना काम शुरू कर सकते हैं। यानी फंक्शनल लेवल पे भी सर्जरी बेटर है, और एक्चुअली जब हड्डी का सही तरीके से बिठाने का काम है उसमें भी सर्जरी प्लास्टर से बेटर है। अच्छा, ये फ्रैक्चर जो है वो किस उम्र में लोगों को ज़्यादा होते हैं और क्यों? मतलब गिरने पड़ने से, एक्सीडेंट से भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा किस एज ग्रुप को? क्योंकि बहुत सारे मतलब अभी ओल्ड एज के लोगों में भी प्रॉब्लम है, कंप्लेन है उनकी, बच्चों में भी। सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्चर्स होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड यानी जिसमें सर्जरी लगने वाले जो हम फ्रैक्चर्स बोलते हैं, वो ओल्ड एज में होते हैं। 45 एज के बाद फीमेल्स में और 55 के बाद मेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी कमज़ोर होने की एक बीमारी शुरू हो जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, जैसा एजिंग रहता है, बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे ही हड्डी कमज़ोर होती है। हड्डी का जो कैल्शियम का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो कम होना शुरू होता है। इसकी वजह से अगर नॉर्मली भी बूढ़े लोग गिर जाते हैं तो उनको कॉमनली स्पाइन फ्रैक्चर्स होते हैं या हिप में, खुबे में फ्रैक्चर्स होता है, और बहुत से बार इन फ्रैक्चर्स में सर्जरी लगती है। यंग एज में जो बच्चे हैं वो खेल कूद करते रहते हैं, यहाँ गिर वहाँ गिर, तो उसकी वजह से भी फ्रैक्चर्स होते हैं, बट इन फ्रैक्चर्स में जनरली प्लास्टर्स में काम हो जाता है। मिडल एज में जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो हाई एनर्जी ट्रॉमा बोलते हैं। हाई एनर्जी ट्रॉमा यानी नॉर्मल गिरने से ये उम्र में फ्रैक्चर नहीं होगा। इनमें एक्सीडेंट से या रोड साइड इंजरीज से या झगड़ों से जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो मिडल एज में कॉमन है, बट ज़्यादा से ज़्यादा हम जो देखते हैं वो ओल्ड एज फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन है। ये सर्जरी या हम प्लास्टर भी लगाते हैं, कितना वक्त लगता है मतलब उसको ठीक होने में? जो नॉर्मल हीलिंग टाइम है बच्चों में 1 महीना है और बड़ों में 1.5 से 2 महीना है। ये नॉर्मल हीलिंग टाइम है। अब आप पूछेंगे इसमें कि अगर एक्सरे में दिखने के लिए कितना टाइम लगता है हड्डी जुड़ा है कि नहीं, उसको 5 से 6 महीना लग जाता है, बट एक्चुअल में हड्डी 1.5 से 2 महीने में जुड़ना शुरू हो जाता है। तो हमको प्लास्टर की ज़रूरत नहीं रहती, और हाँ, जो सर्जरीज किए रहते हैं उसमें भी काम करना शुरू कर सकते हैं थोड़ा सा, यानी 1-2 किलो वजन भी उठाना शुरू कर सकते हैं। एक्सरे में जुड़ा हुआ दिखने को 6 महीना लगता है, एक्चुअल में जुड़ने को 1.5 महीना। अच्छा, बहुत सारे लोगों में पेन होता है, दर्द होता है, और उनको पता नहीं चलता कि वो फ्रैक्चर हुआ है। तो ऐसे कैसे मालूम चलेगा कि ये जो दर्द पेन हमें यहाँ पे हो रहा है या गिरने या चोट लगने से, तो वो फ्रैक्चर है या फिर एक नॉर्मल सा पेन? जनरली जब स्वेलिंग आ जाती है तो ये, और पेन भी है पेशेंट को, और जॉइंट्स मूव नहीं कर पा रहे या मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट हो गया है, तो ये मान लेना चाहिए कि ये फ्रैक्चर रह सकता है। 90% ऑफ द टाइम्स रहता भी है। अगर पैर में कहीं पे इंजरी हुई है और एक पैर पे पेशेंट अगर खड़े हो पा रहा है तो ये फ्रैक्चर रहने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर वो एक सिंगल पैर पे खड़े नहीं हो पा रहा है, खड़े रहने में तकलीफ हो रहा है, तो वो फ्रैक्चर रह सकता है। वैसे ही जॉइंट का मूवमेंट जब अफेक्ट हुआ तो भी फ्रैक्चर रह सकता है। तो मतलब अभी बहुत कभी कभी एक्सरे में भी लोगों को नज़र नहीं आता फ्रैक्चर, ऐसा भी कुछ पोजीशन आती है क्या वहाँ पे? जनरली जो हेयरलाइन क्रैक्स रहते हैं वो एक्सरे में नज़र नहीं आते, तो इसके लिए अभी जो जॉइंट फ्रैक्चर्स होते हैं या जिसमें हमको सस्पिशन रहता है कि ये फ्रैक्चर रह सकता है, उसमें हम सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन भी कराते हैं, कोई जॉइंट्स में एमआरआई भी कराते हैं। तो जो एकदम हल्के फ्रैक्चर्स रहते हैं जो एक्सरे में नज़र नहीं आ रहे, वो सीटी स्कैन और एमआरआई में नज़र आ जाते। तो क्या वो जब बारीक है, जब अपने आप हड्डियाँ जुड़ती हैं तो वो जुड़ नहीं पाते फिर से? कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे रहते हैं जिनको खून का सप्लाई जो रहता है, ब्लड सप्लाई जो रहता है, वो बहुत कम रहता है। जैसे एक फ्रैक्चर है हिप फ्रैक्चर, खुबे का जो फ्रैक्चर रहता है, एक रिस्ट में एक बोन रहता है स्कैफॉइड, तो वो फ्रैक्चर जो रहते हैं उसको खून का सप्लाई बहुत ही कम रहता है। तो ऐसे फ्रैक्चर का अगर सस्पिशन भी है, अगर हमको लगता है कि नहीं ये फ्रैक्चर रह सकता है,
तो जरूर सीटी स्कैन और एमआरआई करके देखना चाहिए, क्योंकि इन फ्रैक्चर्स में भले ही वो हेयरलाइन फ्रैक्चर है, जुड़ने की उनकी कैपेसिटी नहीं रहती है, इन फ्रैक्चर्स में भी सर्जरी लगती है। अच्छा, ये सर्जरी को लेके बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने सवाल पूछे हैं कॉम्प्लिकेशंस को लेकर। कितने कॉम्प्लिकेशंस है और क्या उनको घबराने की ज़रूरत है सर्जरी कराने में, या फिर कुछ लोग प्लास्टर को प्रेफर करते हैं, तो क्या है सर्जरी करना चाहिए या कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है सर्जरी में? सबसे जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन फ्रैक्चर्स में होता है वो है माल यूनियन। यूनियन यानी हड्डी जोड़ना, माल यूनियन यानी सही से नहीं जोड़ना। हड्डी तो जुड़ने वाली है, मान लो आपने उसको अगर गलत तरीके से बिठाया हो, या प्लास्टर गलत तरीके से लगा हो, या प्लास्टर के अंदर अगर हड्डी हिल गई हो तो हड्डी टेढ़ी जुड़ती है। ये सबसे ज्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है प्लास्टर्स में भी और सर्जरीज में भी। सर्जरीज का जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है इन्फेक्शन, क्योंकि एक फॉरेन मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, जैसे प्लेट है, रॉड है, अलग अलग टाइप के प्लेट्स हैं। ये जब भी यूज करते हैं तो ये बॉडी के लिए एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है, तो उसमें इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है वो बहुत कॉमन है। तो सेकेंड कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन है। बाकी भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, यानी हड्डी अच्छे से जुड़ने के बाद भी किसी किसी को बोलते हैं कि प्लेट का जो स्क्रू है वो बाहर आ गया, वो चुभना शुरू हो गया। तो ऐसे जो छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस है ये होते रहते हैं। ये प्लेट्स को लेकर भी कुछ कन्फ्यूज़न है कि प्लेट्स जो है वो मतलब कितना मतलब यूज़फुल है और कितना फ़ायदा उनसे पहुंच सकता है, और उससे नुकसान क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है उसके प्लेट्स, और ये प्लेट्स कितने टाइप के और किस चीज़ से बनती है, ज़रा हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई जान पाएगा कि प्लेट्स के हाँ मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे क्या कैसे होता है और क्या काम कर। अलग अलग टाइप्स के प्लेट्स आते हैं। जो पहले के जो प्लेट्स थे वो स्टेनलेस स्टील के थे, अभी भी स्टेनलेस स्टील के आते हैं, बट पहले सिंपल प्लेट्स आते थे जिसमें स्क्रू जो है वो सिर्फ बोन में लॉक होता था, प्लेट में लॉक नहीं होता था। तो उसमें चांसेस था कि स्क्रू लूज हो जाता था, क्योंकि प्लेट से वो अगर बोन कमजोर रहेगा तो स्क्रू ठीक से बोन में नहीं बैठ पाता था और प्लेट से भी निकल जाता था। बट अभी जो नए टाइप के प्लेट्स आते हैं, भले वो स्टेनलेस स्टील के हो, बट लॉकिंग प्लेट्स आते हैं। लॉकिंग प्लेट्स का मतलब ये रहता है कि जो स्क्रू रहता है वो बोन में भी लॉक होता है और प्लेट में भी लॉक होता है। तो जो पहला कॉम्प्लिकेशन होता था कि स्क्रू लूज हो गया, वो नहीं हो रहे। दूसरी चीज, अभी टाइटेनियम प्लेट्स आ रहे हैं। टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील में ये फर्क रहता है कि टाइटेनियम प्लेट्स एक तो लो वेट रहते हैं, सेकेंडली वो एमआरआई में भी एक्सेप्टेबल है। जैसे स्टेनलेस स्टील का अगर प्लेट लगा रहे तो एमआरआई नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है उसको। और टाइटेनियम प्लेट्स का इन्फेक्शन रेट बहुत ही कम है। तो ये जो डायबिटिक पेशेंट्स है, ओल्ड एज पेशेंट्स है, जिनमें हमको प्लेट निकालनी ही नहीं है कभी, तो उनमें टाइटेनियम प्लेट्स ज्यादातर। अच्छा, ये प्लेट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि सर्जरी या कुछ, तो प्लेट्स का काम क्या है और क्या वर्क करती है, और इससे किसी बॉडी में किसी पार्ट को किसी नुकसान तो नहीं होता उससे? नहीं, जैसे आपने सही बताया, नुकसान की बात जो है, प्लेट से कभी कभी नुकसान हो सकता है। अगर जॉइंट्स के बहुत करीब लग गई है प्लेट, जॉइंट्स के बहुत करीब फ्रैक्चर है, तो फिर उन केसेस में जॉइंट का मूवमेंट थोड़ा सा कम हो सकता है। बट जो नए प्लेट सिस्टम्स आए हैं, बहुत ही थिन प्लेट्स यूज किए जा रहे हैं और उसमें भी एडवांसमेंट हो रहे, तो ये जो छोटे कॉम्प्लिकेशंस है उन पे वो हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेट का यूज इसलिए है क्योंकि हड्डी जो है उनको हम सही तरीके से एकदम परफेक्टली, जो 100% जो बोलते हैं वो हम बिठा सकते हैं प्लेट यूज करके। प्लेट के अलावा भी है, जैसे रॉड रहता है, रॉड ये बोन के अंदर से जाता है, यानी बाहर से पेशेंट को कोई भी फील नहीं होगा कि अंदर कोई भी इम्प्लांट या तो कोई चीज बिठाई गई है, क्योंकि ये बोन के अंदर रहता है, बोन ऊपर से रहता है और रॉड अंदर की तरफ रहता है। तो वो भी एक एडवांस तरीका है हड्डी को जोड़ने का, और वो भी काफी यूज किया जाता है। ये प्लेट्स और रॉड्स जो भी है वो कितने दिनों तक लगा के या निकालना पड़ता है या परमानेंट लगे रहते हैं, और अगर निकालना पड़ता है तो कितना टाइम लगता है उसको निकालना? एक्चुअली ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, क्योंकि काफ़ी व्यूवर्स जो रहेंगे, मेरे पेशेंट्स भी है, उनमें प्लेट लगी हुई रहती है, तो उनको यही नहीं पता रहता कि वो कब निकालना चाहिए। अगर निकालना है तो 1.5 से 2 साल ये जो पीरियड है, और बच्चों में और कम, यानी 6 से 10 महीने में प्लेट्स और रॉड्स निकाल देनी चाहिए अगर निकालना है तो। मान लो उस टाइम पे अगर नहीं निकालिए तो 3-4 साल तक भी निकाल सकते हैं। बट अगर 4 साल तक भी आपकी प्लेट नहीं निकाली है तो उसको बेहतर है कि नहीं निकाला हुआ बेहतर है। अच्छा, क्योंकि निकालने में कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि एक तो निकलेगी ही नहीं, बहुत उसके ऊपर हड्डी बनने की वजह से वो बहुत जाम हो गई रहती है, और निकालने में कभी कभी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं।
ओके। तो 4 साल के बाद तो ट्राई भी नहीं करना चाहिए। और लाइफ लॉन्ग भी अगर प्लेट रहती है तो बहुत सारे कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि जो प्लेट का मटेरियल रहता है वो इनर्ट रहता है। इनर्ट मतलब उसका बॉडी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो अगर आप टाइटेनियम प्लेट यूज कर रही है फिर तो निकालने का सोचिए ही मत, आप जिंदगी भर भी रख सकते हैं। स्टेनलेस स्टील प्लेट यूज कर रहे हैं तो 1.5 से 2 साल में निकाल देना चाहिए। अच्छा, ये कितने टाइप की प्लेट्स और रॉड्स होते हैं, और मतलब उसके बजट कितना होता है? क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हमारे ये भी पूछ रहे हैं कि इसके बजट क्या होता है, क्योंकि ऐसी पोजीशन पे आने के बाद भी वो प्लेट्स को अवॉइड कर रहे हैं। तो ज़रा उनको भी रोशनी डालिए इस पर। जो इंडियन इम्प्लांट्स है, जो स्टील के जो प्लेट्स है वो 4,000 से ही शुरू हो जाता है। यानी 4,000 में भी आपको प्लेट मिलती है, और सेम टाइप की यानी सेम काम करने वाली प्लेट बट अलग मटेरियल में इंपोर्टेड इम्प्लांट्स में आप जाएंगे तो 40,000, 50,000, 60,000 की भी आती है। यानी काफी डिफरेंस है। यानी आप एक तरफ देखेंगे 4,000 और एक तरफ देखेंगे 60,000 का प्लेट सेम काम करने के लिए मिलता है। तो प्लेट्स के वैरायटीज के हिसाब से और प्लेट के मटेरियल के हिसाब से बहुत अलग अलग कॉस्टिंग में है, बट कम से कम में भी सर्जरी की जाती है। और जिनको एकदम हैवी, एकदम अच्छी वाली अच्छी क्वालिटी की प्लेट चाहिए, इंश्योरेंस पेशेंट्स है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा भी हैवी और अच्छे क्वालिटी की प्लेट्स अवेलेबल है। तो मतलब ये 4,000 की प्लेट वर्क करती है ना, फ़ायदा पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती? या मतलब क्यों लोग ज़्यादा बजट की प्लेट्स के लिए प्रेफर करते हैं, उसकी वजह क्या है? 4,000 की भी प्लेट वही काम करती है जो 60,000 की प्लेट करती है। मेन चीज है हड्डी जोड़ना और हड्डी को सही जगह पे रखना। तो कॉस्टिंग उसके काम करने पे नहीं है, उसके मटेरियल पे है। आजकल क्या हो रहा है कि जो लोग हैं उनको प्लेट निकालना नहीं है, सेकंड सर्जरीज नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, तो थिन प्लेट्स बट स्ट्रॉन्ग प्लेट्स यूज करना चाह रहे हैं कुछ लोग। तो जिनका बजट रहता है वो लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे ऐसी प्लेट लगा दो जो निकालनी ही ना पड़े, या तो ये मटेरियल यूज करो टाइटेनियम। आजकल पेशेंट्स भी काफी एजुकेटेड रहते हैं, वो पहले से ही गूगल करके आए हुए रहते हैं कि कौन से कंपनी की, कौन से मटेरियल की प्लेट यूज करनी है। तो इसके वजह से प्लेट, बट काम करने में आप पूछेंगे तो दोनों प्लेट बराबर। महाराज जी, ये आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन डॉक्टर सोहेल ने दी है कि देखिए बजट उनके वर्किंग में, प्लेट्स की वर्किंग में कोई भी इफेक्ट नहीं डालती। वो वही काम करती है, 4,000 वाली करती है या 60,000 वाली करती है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आफ्टर प्लेट, मतलब जो प्लेट लगाने के बाद, जैसे मैं बताया कि आपने उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मान लीजिए अनजान या भूल गए तो, और उनको प्रॉब्लम्स मान लीजिए कुछ बॉडी में हो रही, तो कैसे उसको आप लोग बेहतर तरीके से ठीक कर पाते हैं? अगर प्लेट बॉडी में है, 4 साल बीत गए हैं, मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें 15-15 साल से, 10-10 साल से भी प्लेट बॉडी के अंदर है और कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। बट कभी कभी जब मान लो पेशेंट्स का इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है या पेशेंट्स को दूसरे कोई इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो प्लेट में इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। यही कंडीशंस है जिसमें 15 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, उसके बाद भी ये टाइप के प्लेट्स निकालना पड़ सकते हैं। बट इन्फेक्शंस में एक ये चीज रहती है कि प्लेट बहुत जाम नहीं रहती है, प्लेट कभी कभी लूज हो जाती है अपने आप। तो निकालना इतना मुश्किल नहीं रहता है अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो तो। अगर इन्फेक्शन नहीं है और प्लेट 20 साल से है, तो अगर थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है तो वो निकालने के बजाय वो प्लेट वैसे ही रखा हुआ बेहतर है। अच्छा, चलिए, मेरे ख्याल से व्यूवर्स को आपके सवालों के बहुत सारे जवाब मिले होंगे, लेकिन कुछ मतलब किस तरह से जब पता करें कि हमें फ्रैक्चर हो रहा है, बच्चों में ख़ास तौर से बच्चे गिरते पड़ते हैं, रोते हैं, कभी कभी माँ जो है वो हल्दी का वो लेप वगैरह पट्टियाँ बांध देती हैं, लेकिन कैसे एक माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चे में फ्रैक्चर, या उसको डॉक्टर के पास लेना पहले से होगी? बच्चों में स्वेलिंग नहीं आता है तो बहुत ही इजीली नहीं समझ में आता है कि बच्चों को फ्रैक्चर हुआ है। बट बच्चों को अगर पैर में फ्रैक्चर रहता है तो उनको एक कुदरती नॉलेज रहता है कि वो पैर पे वजन नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट इतना नॉलेज बड़ों को भी नहीं रहता है। अच्छा, बच्चों में वो इनहेरेंट है, यानी अल्लाह ने ही उनके ब्रेन में ये डाला हुआ कि अगर कहीं पे भी फ्रैक्चर है तो वो उसके ऊपर वजन बिल्कुल ही नहीं देते। अगर बच्चा चलने में अगर थोड़ा भी वो वजन नहीं दे रहा है पैर के ऊपर तो ये मान लेना चाहिए कि उसको फ्रैक्चर। हाथ के जो फ्रैक्चर्स रहते हैं उसमें भी बच्चों को स्वेलिंग नहीं आता है बहुत सारे बार। ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स बोलते हैं हम उसको। ग्रीन स्टिक यानी हरी लकड़ी के जैसे फ्रैक्चर्स होते हैं। हरी लकड़ी को आप कोशिश करो तोड़ने की तो वो टूटेगी नहीं, वो सिर्फ बेंड हो जाएगी और वापस जगह पे आ जाएगी। तो इलास्टिक नेचर रहता है बच्चों की हड्डियों का। तो ये टाइप के ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स रहते हैं, उसमें स्वेलिंग नहीं आता है।
सबसे आसान चीज ये रहता है कि अगर थोड़ा सा भी सस्पिशन है कि बच्चों को फ्रैक्चर रह सकता है तो पहले एक्सरे करा लेना चाहिए और जो भी ट्रीटमेंट सही चाहिए वो सही डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से जो माएँ हैं उनको इस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए और बच्चों को वॉच करते रहना चाहिए। अगर वो उनमें चोट लगी या दर्द की शिकायत है कि वो चल पा रहे हैं, किस तरह चल पा रहे हैं, और फ़ौरन जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से डॉक्टर सुहेल ने आपके मेरे जो पूछे गए जितने भी सवालात हैं उसके जवाब बाकायदगी से दे दिए हैं, और अब हमारा वक्त यहीं पर ख़त्म भी होता है। अगले हफ्ते हम कुछ नए इश्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर होंगे और डॉक्टर सुहेल आपके पूछे गए सवालों का जवाब दें। नाज़रीन, आप अपने सवालों को सिलसिला बरसते जारी रखिए ताकि हमें वाकफियत रहे कि आप किन मुश्किलात से जूझ रहे हैं और किस तरह की बीमारी आपको परेशान कर रही है, ताकि हम डॉक्टर सुहेल से आपकी तमाम सवालात का जवाब हासिल कर सकें। और इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthtalk@gmail.com पे, और हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9225545355 पे। और डॉक्टर सुहेल से आप सीधा रब्ता कायम कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 7798793456 पे। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे कुछ नए सवालों के साथ, और आपकी जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानी है, उसका जवाब हम डॉक्टर सुहेल से तलाश करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।